बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे वो कौन सी कोर स्किल्स हैं जो हर डेटा साइंटिस्ट को आनी चाहिए। कोर स्किल्स को हमने कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले तो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स। इसको हमने बहुत ज़्यादा हवा बना दिया है और बहुत मुश्किल कर दिया है नए आने वालों के लिए। आखिर ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। 21-22 कोई कंसेप्ट है टोटल स्टेटिस्टिक्स के अंदर जो डेटा साइंटिस्ट को आने चाहिए। ये आपको आ जाए तो आप अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। बाकी फिर इसी की निटी ग्रिटीज़ होती हैं, इसी के अंदर मुख्तलिफ़ तरीके से आप उसको पेश किया जाता है। बेसिक्स यही होती हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आपको पता हो, आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग आती हो, आपको डिस्ट्रीब्यूशंस का पता हो, आपको मेथड्स ऑफ मूवमेंट्स का पता हो। मेथड्स ऑफ मूवमेंट बेसिकली इट्स द साइंस ऑफ एस्टिमेशन, स्क्यूनेस को कहते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो स्टेटिस्टिक्स में आपको लाजमी आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती तो अल्नाफे के ऊपर हमारे पास इमर्जिंग मैथ का कोर्स है जहाँ पे इन तमाम कंसेप्ट को पढ़ाया गया है। इसके अलावा मैंने और सना रशीद ने एक किताब लिखी है स्टेटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंटिस्ट, जो इंशाल्लाह ताला अनकरीब जल्द पब्लिश हो जाएगी। उसका लिंक मैं आपसे शेयर कर लूँगा। वो तमाम कंसेप्ट जो एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट को स्टेटिस्टिक्स के आने चाहिए वो तमाम के तमाम उसमें लिख दिए गए। सेकेंड, आपके पास मैथमेटिकल फाउंडेशन होनी चाहिए लीनियर अलजेब्रा के अंदर, कैलकुलस के अंदर, ऑप्टिमाइजेशन लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर, मैट्रिसेस एंड वेक्टर्स के अंदर। ख़ुसूसी तौर पर अगर आप कंप्यूटर विजन से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं डेटा साइंस में, आप विजुअल सर्च पे काम कर रहे हैं, आप सेल्फ ड्राइविंग कार पे काम कर रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन पे काम कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। जब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो उसमें हमारे पास पाइथन है, आर है, जूलिया है, स्काला है, मैटलैब है, इसके अलावा हैस्कल है, बाकी लैंग्वेजेस हैं। सी प्लस प्लस में भी कुछ लोग आज तक डेटा साइंस कर रहे होते हैं। मैं हम डिपो में काम कर रहा हूँ तो वहाँ पर हम सी प्लस प्लस मेन यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइब्रेरीज़ के लिए। तो बड़े आराम से वो डिपेंड करता है कि काम किस किस्म का है। पाइथन सबसे ज़्यादा मशहूर इसलिए है कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट इसमें अवेलेबल है, नए नए फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है। हमारे पास टेंसर फ्लो है, हमारे पास फ्लास्क है, हमारे पास डीप लर्निंग के फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं, लाइब्रेरीज मौजूद हैं, हमारे पास साइकिट लर्न है जिसमें मशीन लर्निंग के तमाम एल्गोरिथम्स और लाइब्रेरीज हैं। कम्युनिटी सपोर्ट हमारे पास है, डेवलपर्स आराम से मिल जाते हैं। तो पाइथन बाय फार इज़ द नंबर 1 लैंग्वेज दैट यू यूज़ फॉर डेटा साइंसिस। आर आर के अंदर स्टेटिस्टिकल प्रोग्रामिंग जिस लो लेवल पे आप कर सकते हैं, बाकी लैंग्वेजेस वो फंक्शनलिटी वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं देती। और उमूमी तौर पर अकेडमिशियंस जो हैं उनकी नंबर 1 चॉइस होती है। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, आप प्रोफेसर हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं या किसी इंडस्ट्रियल सेटिंग के अंदर बहुत डीप किस्म की साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस पे काम कर रहे हैं, जैसे कि हमने डेटा साइंस के सवालात में देखा, जो मैकेनिस्टिक्स लर्निंग होती हैं या क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए आर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। जूलिया न्यूमेरिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आप आर का एक अपग्रेडेड जीयूआई किस्म का वर्जन समझ लें। स्काला है, इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, और एक उभरती हुई लैंग्वेज है। मैटलैब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स यूज़ करते हैं। आजकल मैटलैब पे कोई इतना ज़्यादा डेटा साइंस का काम नहीं हो रहा। लैंग्वेजेस के बाद अगला मरहला आता है डेटाबेस का। डेटाबेसेस के अंदर आप डेटा को किस तरीके से रिट्रीव करते हैं। एसक्यूएल एक टूल है जिसके बगैर आप डेटा साइंसिस में आगे नहीं चल सकते। इसके अंदर आपको एसक्यूएल सीखनी पड़ेगी। ये ज़्यादा देर लगती नहीं है, लैंग्वेज आपको 3 से 6 महीने में आ जाती है। आप अल्नाफे से पढ़ लें, आप डेटा कैंप से पढ़ लें, आप कोर्स एरा से पढ़ लें। उसके बाद उसके ऊपर प्रोग्रामिंग में आपको 3 से 5 साल का अर्सा लग जाता है उसको सही तरीके से उसको पॉलिश करने में। जितना एक्सपीरियंस लैंग्वेजेस के अंदर हो उतना ही कम है। इसी तरीके से एसक्यूएल आपको 15 दिन से 1 महीने के अंदर आ जाती है। बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज हैं, ट्यूटोरियल हैं, किताबें हैं, एसक्यूएल इन 24 आवर्स, नो एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, इसके अलग अलग वर्जन हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो बहुत जल्द आ जाती है। उसके बाद इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। 3 से 6 महीने की प्रैक्टिस करके आप एक अच्छे एसक्यूएल डेवलपर बन सकते हैं। उसके बाद हम क्लाउड के ऊपर बात करते हैं तो इसमें अमेजोन वेब सर्विसेज हैं, आईबीएम क्लाउड है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट अज्योर है, हमारे पास जीसीपी है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, हमारे पास अलीबाबा क्लाउड है। सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो अमेजोन जीसीपी चल रहा है। अगर आप गूगल और अमेजोन क्लाउड के ऊपर काम कर लेते हैं तो यूँ समझें कि 80% क्लाइंट्स को आप आराम से डील कर सकते हैं। इसके बाद ये तो हो गई बेसिक स्किल जिसमें हमने मैथ की, स्टेटिस्टिक्स की, प्रोग्रामिंग की, डेटाबेसिस की, और हमने बात की क्लाउड कंप्यूटिंग की। इसके अलावा कुछ स्किल्स आपको और होनी चाहिए जिनको हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। आपको बिजनेस डोमेन का पता हो, आप में सॉफ्ट स्किल्स अच्छी हो, आप में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, आप डेटा स्टोरी टेलिंग में माहिर हो, आप डेटा को स्टोरीफाई कर सकें, विजुलाइज कर सकें, विजुअलाइजेशन में काम कर सकें। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कंपटीटिव एज देती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको एआई और मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स का पता हो, जिस तरह हम कुरान शरीफ हिफ्स करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से साइकिट को हिफ्स कर लेना चाहिए। मशीन लर्निंग के 93 एल्गोरिथम्स हैं, आपको सब पता होने चाहिए कौन सा एल्गोरिथम किस किस्म के डेटा पे, किस किस्म के प्रॉब्लम पे कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं और हमें बेहतर रिजल्ट दे पाएगा और दे सकेगा।
आप चाहें तो आप ओपन सीवी कर लें, टेंसरफ्लो कर लें, फ्लास्क कर लें, आर शाइनी कर लें। डेटा विजुअलाइजेशन की बात करते हैं तो गिने चुने टूल्स हमारे पास हैं। पावर बीआई है जिस पर किताबें लिखी हैं हमने, उसके लिंक्स मैं आपसे शेयर कर लूँगा। हमारे पास टेबलो का फ्रेमवर्क है, टेबलो की पूरी लाइब्रेरीज, टेबलो का सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा डिफेंस वाले काम करते हैं पेंटाहो के ऊपर, क्यूलिक व्यू है, क्यूलिक सेंस है। इनमें से कोई भी कर लीजिए। साथ में अगर आपको D3 और जावा स्क्रिप्ट आती है तो सोने पे सुहागा। तो ये कम्पिटिटिव स्किल्स हैं जो आपको बाकी डेटा साइंस के लोगों से मुमताज़ करती है। शुरू में पाकिस्तान में क्योंकि हमारे पास जॉब्स इतनी ज़्यादा नहीं है, तो एक डेटा साइंटिस्ट से रिक्वायर्ड किया जाता है कि डीपीओ के तमाम प्रोसेस पे काम करे। वो डेटा का भी इंजीनियर हो, वो प्रोसेस प्रोग्रामिंग को भी जानता हो, और वो आउटकम्स पे भी काम कर रहा हो। बाहर मुल्कों के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, यूके के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ पे एक डेटा साइंस की टीम में 100 बंदे होते हैं, इन तीनों को अलग कर दिया गया है। जो लोग डेटा पे काम करते हैं वो डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड होते हैं, डेटा को प्रिपेयर करते हैं, डेटा पाइपलाइंस बनाते हैं, डेटा को क्लाउड के ऊपर डालते हैं। जो लोग प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं वो डेटा साइंटिस्ट होते हैं, मशीन लर्निंग डेवलपर्स होते हैं, जो मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। जो लोग आउटकम पे काम करते हैं उनको हम डेटा एनालिस्ट कहते हैं, उनको हम डेटा विजुलाइजर्स कहते हैं, विजुअलाइजेशन डेवलपर्स कहते हैं। इनको तीनों को अलग अलग कर दिया गया है। एक डेटा साइंटिस्ट की प्रोफाइल में ये 4 बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं अर्ज कर चुका हूँ आपसे। मैथ और स्टेटिस्टिक्स उसको आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग और डेटाबेसेस आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स उसके पास हो, उसको विजुअलाइजेशन करना आता हो, और उसके पास डोमेन नॉलेज और सॉफ्ट स्किल्स हो। अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि जॉब मार्केट के ट्रेंड्स क्या हैं और डेटा साइंस के क्या करियर पाथ्स हैं, जिनको हम ब्रीफली पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं। ये मॉड्यूल यहाँ पर ख़त्म होता है।